बाढ़ में प्याज पराठे बेचने वाली बहू। रिया अपने पति और सास के साथ रहती थी। ओम खेती बाड़ी किया करता था और दोनों सास बहू घर के काम को संभालती थी। माँ जी, आज शाम के खाने में क्या बनाऊं? जो भी तेरा मन हो वही बना ले। रिया ने कुछ देर सोचा। माँ, आज सोमवार है ना? हाँ, आज के दिन टीवी पर बड़ी ही नई नई चीजों की रेसिपी दिखाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज कुछ नया बनाऊं। रिया ने टीवी खोल दिया और टीवी खोलते ही उसने एक खबर सुनी। हर चैनल पर बस वही खबर छाई हुई थी। अरे नहीं माँ, क्या हुआ? माँ जी, अगले 5 दिन तक तेज बारिश का अंदेशा है और ऐसे में बाढ़ आने की भी पूरी पूरी संभावना है। तो फिर हम क्या करें? माँ जी, जब भी कभी कोई ऐसी खबर लगे तो हमें पीने का पानी और अपना अनाज बचा लेना चाहिए, और साथ ही हर वो जरूरत का सामान जिसकी हमें बेइंतहा जरूरत हो। रिया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी जोर से बादल गरजने लगता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। रिया ने ये सब देखकर अनाज की बोरियां और खाने पीने की चीजों को घर के एक ऊंचे स्थान पर रख दिया ताकि वो सुरक्षित रहें। कितनी तेज बारिश हो रही है, ना जाने ये ओम कहाँ रह गया। शालिनी ये सब बोल ही रही थी कि तभी ओम खेतों पर से भीगा हुआ घर आया। वो बहुत डरा हुआ था। माँ, रिया, यहाँ बाढ़ आने वाली है। बेहतर होगा कि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाएं। कहाँ जाएंगे बेटा? अपनी माँ की बात सुनकर ओम शांत हो गया। नाले भर चुके थे और सभी बारिश के रुकने की कामना कर रहे थे। सभी अपने अपने पलंग पर सो रहे थे कि तभी शालिनी को कुछ गीला गीला महसूस हुआ। आह! अरे ये क्या था? उसने आंखें मसल कर देखा। अरे नहीं, बेटा बेटा! सभी शालिनी की आवाज सुनकर जाग गए। पूरे कमरे में पानी ही पानी था। वो पानी उनके पलंग की ऊंचाई तक पहुंच गया था। सभी घर की दूसरी मंजिल पर चले गए। इसी तरह से बारिश का सिलसिला जारी था और देखते ही देखते उनका घर आधा डूब गया। जिन लोगों के पास बस एक ही मंजिल था, उनके पूरे के पूरे घर डूब गए और बहुत सारे लोगों की तो भूख के कारण मौत भी होने लगी थी। बहू, ये तेरी समझदारी की बदौलत है जो हम बाढ़ में भी भरपेट खाना खा पा रहे हैं। जानती हूँ माँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ऐसे अकेले अकेले बस अपना पेट भरना सही नहीं है। हमें हर हाल में अपने आसपास के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। सही कहा। ओम जी के खेत में उगाई हुई प्याज बहुत सारी है। क्यों ना हम लोगों को प्याज के पराठे बनाकर खिला दे। इससे हमारे चावल और दाल भी बचे रहेंगे। शालिनी को अपनी बहू का विचार बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने अपने घर की छत पर ही प्याज के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दिया। तो बाढ़ का पानी वहां तक नहीं पहुंच रहा था। बहू, लेकिन यहाँ पराठे कौन खाने आएगा? माँ, इन पराठों की खुशबू ही लोगों को खींच कर लेकर आएगी। रिया ने ऐसा बोला ही था कि तभी उसके आसपास की छतों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। जिन लोगों के घर डूब चुके थे, भूख की तड़प ने उन्हें तैर कर या फिर किसी चीज का सहारा लेकर रिया के पराठों तक आने पर मजबूर कर दिया। रिया बहन, ये पराठे हमें भी दे दो। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। जी जरूर, अभी देती हूँ। बहन, पहले कभी मेरा पेट बड़े वाले तकिए जैसा हुआ करता था और अब तो देखो। फिक्र मत कीजिए, ये पराठे खाते ही आपका पेट फिर से तकिए जैसा हो जाएगा। रिया सभी को पराठे बनाकर खिलाने लगती है। बारिश भी अब बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन बाढ़ का पानी सभी तरफ रुका हुआ था। इस पानी को उतरने में कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। बहू, 1 हफ्ते तक खाने पीने के लिए हमारे पास राशन तो है ना? जी। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन तभी रिया उनसे बोलती है। देखिए, ना मैं इतनी अमीर हूँ और ना ही आप। अभी तो हम सभी के दिन एक जैसे ही हैं। लेकिन जब ये पानी उतर जाएगा और सब सही हो जाएगा, तब आप मुझे इन पराठों के पैसे दे दीजिएगा। सभी रिया की बात से राजी हो जाते हैं। अरे बहन, ऐसी मुश्किल घड़ी में तुमने हमारा पेट ही नहीं भरवाया है, बल्कि हमारे प्राण भी बचाए हैं। हम तुम्हारी मेहनत के पैसे बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। सभी रिया की तारीफ करने लगे। वो अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने बाढ़ में ना सिर्फ अपने पड़ोसियों बल्कि अपने दुश्मनों, दोस्तों और अजनबियों का भी पेट भरवाया था। लेकिन रिया की पड़ोसन रेखा, जो कि उससे काफी जल्दी थी, वो उन पराठों को खाने नहीं आई थी। माँ, हमने कितने लोगों को खाना खिला दिया, लेकिन रेखा ही इन पराठों को खाने नहीं आई। अरे आती भी तो किस मुंह से? पहले उसने क्या किया था, तुझे याद नहीं है? नहीं माँ, ऐसी स्थिति में तो सभी शिकवे गिले मिट जाते हैं। जरूर कोई बात है। कोई बात नहीं है। शालिनी ने बात को खत्म करनी चाहिए, लेकिन रिया को सुकून नहीं मिल रहा था। माँ, हमें एक बार जाकर देख लेना चाहिए। रिया बिना किसी की बात सुने नाव से उसके घर चली गई। उसने देखा कि रेखा अपने घर की छत पर बेहोश पड़ी हुई थी। रेखा उठो,
तुम्हें क्या हुआ है? रिया ने रेखा के मुंह पर पानी का छींटा मारकर उसे जगाया। खाना खाना चाहिए मुझे। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। देखो, मैं प्याज के पराठे लेकर आई हूँ। प्याज के पराठे का नाम सुनते ही रेखा के हाथ पैरों में जान आ गई और वो उन पराठों को खाने लगी। और मुझे और पराठा दो। हाँ, तुम मेरे साथ चलो। रिया रेखा को अपने साथ ले आई और उसे भर पेट पराठे खिलाई। रेखा बड़े घर में बस अकेली ही रहती थी और उसका पति बाहर विदेश में काम करता था। रोज ऐसे ही सिलसिला जारी था और देखते ही देखते बारिश का पानी भी उतरने लगा और सभी लोग अपने अपने कामों में जुट गए। लेकिन माँ, सभी का बाढ़ में पेट भरवाने की वजह से हमारा राशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। तभी तो कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। अब हम क्या खाएंगे? दोनों बहू बेटा चुप हो गए। घर में टेंशन का माहौल था कि तभी रिया के दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजे पर रेखा हाथ में बड़ा सा बर्तन लिए खड़ी हुई थी। ये लो रिया, इसे मेरी तरफ से एक तोहफे के रूप में अपना लो। अरे इसकी प्लीज मना मत करना। मैंने तुम्हारे साथ बिना वजह बहुत बुरा बर्ताव रखा, लेकिन मैं आज उन सभी बातों की माफी मांगने आई हूँ। प्लीज मेरा ये छोटा सा तोहफा रख लो। अगर तुम इसे रख लोगी तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। तुम्हारा शुक्रिया। रेखा वहां से चली गई। रिया ने उस बर्तन को खोलकर देखा। उसके अंदर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना था। अभी रिया उसे अंदर लेकर गई भी नहीं थी कि तभी जिन लोगों को उसने बाढ़ में मदद की थी वो सभी आते हुए दिखाई देते हैं। रिया बहन, उस दिन मेरे बच्चों और मेरा पेट भरवाने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं कुछ कमाती तो हूँ नहीं, लेकिन शुक्रिया के तौर पर अपने हाथ का खाना लाई हूँ। जब मेरा काम चलने लगेगा तो मैं आपके पैसे भी दे जाऊंगी। सभी ने ऐसे ही रिया को कुछ न कुछ दिया। कोई पैसे देता तो कोई खाना। देखा माँ, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं। शालिनी ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाया। रिया ने अपनी कमाई के पैसों से घर का राशन खरीद लिया। उसने इस बाढ़ में अगर कुछ खोया था तो बहुत सारे लोगों का प्यार भी पाया था। देखते ही देखते ओम के खेत भी सूख गए और सभी लोग पहले की ही तरह काम करके खुशी खुशी रहने लगे। जी वो मैं सोच रही थी क्यों ना हम विक्की की शादी करा दे। तुम ठीक कह रही हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, जमुना जी के घर चलते हैं। जिसके बाद मधु और रविंद्र जल्दी से तैयार होकर जमुना के घर जाते हैं। जमुना की बेटी किंजल से मधु और रविंद्र ने विक्की का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था, जिस वजह से अब वो शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए जमुना के घर जाते हैं। मधु और रविंद्र जमुना से बात करते हैं और शादी की तारीख तय कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विक्की वापस अपने घर आता है। विक्की के आने के बाद मधु और रविंद्र उससे किंजल की फोटो दिखाकर शादी के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने मेरे लिए ये लड़की पसंद की है। आप लोगों को इस लड़की में क्या दिखा? इसका रंग तो देखिए कितना काला है। अगर ये मेरे साथ चलेगी तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे इससे शादी नहीं करनी है। अगर तूने किंजल से शादी नहीं की तो तुझे जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जायदाद न मिलने के डर से विक्की किंजल से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। देखते ही देखते कुछ ही समय में किंजल और विक्की की शादी हो जाती है। माता पिता के डर से विक्की को हमेशा ही किंजल के साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ता था। एक काम करता हूँ, मैं इसे अपने साथ शहर ले जाता हूँ, फिर मैं जो चाहूँ वो इसके साथ कर सकता हूँ। वहाँ तो मुझे कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। विक्की इस बारे में अपने माता पिता से बात करता है। विक्की के माता पिता भी इसके लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद विक्की किंजल को लेकर शहर चला जाता है। शहर जाते ही विक्की का असली रूप किंजल के सामने आता है। विक्की किंजल को उसके काले रंग की वजह से हमेशा ताने दिया करता था और मारता था, लेकिन किंजल अभी कुछ नहीं कहती थी। विक्की जी, मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं क्या? तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? सारा सामान तो मैं ही लाता हूँ। मैं तुम्हारी सारी चाल समझता हूँ। तुम मुझसे पैसे लेकर अपनी माँ को देना चाहती हो ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझी? तुम्हें तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर विक्की किंजल को धक्का देकर चला जाता है और किंजल जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। लेकिन किंजल को पता था अब जो है यही उसकी जिंदगी है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती है। पैसे न होने की वजह से किंजल को काफी परेशानी होती थी, इसीलिए किंजल ने अब आटे की चक्की का काम शुरू कर दिया था। किंजल लोगों के गेहूं पीस कर उन्हें आटा दिया करती और जो पैसे किंजल को मिलते वो उन पैसों को जमा कर कर रखती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है। किंजल और विक्की की शादी को पूरे 4 साल हो जाते हैं। किंजल की एक बेटी होती है जिसका नाम परी होता है। विक्की ना ही किंजल को पसंद करता था और ना ही अपनी बेटी परी को। पापा पापा देखो, आज मुझे ड्राइंग में
फर्स्ट प्राइज मिला है। हे भगवान, पहले इसकी माँ और अब इसकी बेटी। कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा कर, और ये जाकर अपनी माँ को दिखा, मुझे नहीं। इतना कहकर विक्की वहां से गुस्से में चला जाता है और बेचारी परी रोने लगती है। परी के रोने की आवाज सुनकर किंजल उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? माँ, पापा मुझे कभी भी प्यार नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं। मेरे फ्रेंड्स के पापा उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पापा क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं है बेटा, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा काम करते हैं ना, इसीलिए काम की वजह से वो थोड़ा परेशान रहते हैं। चलो अब जल्दी से रोना बंद करो, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। किंजल परी को समझा देती है, जिसके बाद परी चुप हो जाती है। विक्की जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में एक मोनिका नाम की भी लड़की थी। मोनिका दिखने में बहुत सुंदर और स्टाइलिश होती है, जिस वजह से विक्की मोनिका को पसंद करने लगता है और मोनिका भी विक्की को पसंद करती है। मोनिका, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी से और उसकी बेटी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी, उसका क्या? तुम उसकी फिक्र मत करो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब वो अपनी सौतन को देखेगी तो जरूर तलाक के लिए मान जाएगी। जिसके बाद विक्की और मोनिका मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद विक्की मोनिका को अपने घर लेकर आता है। किंजल जैसे ही मोनिका और विक्की को शादी के जोड़े में देखती है तो वो समझ जाती है कि उन दोनों ने शादी कर ली है। अपनी सौतन को देखकर किंजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ओ काली कलूटी, ऐसी चुकर चुकर क्या देख रही है? अब नजर लगाएगी क्या मुझे ऐसे देखकर? विक्की जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरी सौतन को ले आए? अब मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा? किंजल, तुमने कभी अपने आप को और मुझे देखा है? हम दोनों में कितना फर्क है। तुम ठहरी काली कलूटी कोयले की तरह और मैं ठहरा इतना हैंडसम। मैं मोनिका जैसी लड़की डिजर्व करता हूँ, ना कि तुम जैसी। अगर तुम्हें इस घर में रहने में कोई परेशानी है मोनिका के साथ, तो तुम मुझे तलाक देकर जा सकती हो। तलाक का नाम सुनकर किंजल डर जाती है और वो सोचती है कि अगर वो अपने पति से तलाक ले लेगी तो उसका और उसकी बेटी का क्या होगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी किंजल को अपनी सौतन के साथ एक ही घर में रहना पड़ता है। मोनिका को अपने गोरे रंग पर बहुत ज्यादा घमंड होता है, जिस वजह से वो हमेशा किंजल और उसकी बेटी को परेशान किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और किंजल अपने साथ हो रही सभी चीजों को बर्दाश्त करती रहती है। मोनिका, ये 5 लाख रुपए हैं, इन्हें तुम संभाल कर अलमारी में रख दो। जब मैं शाम को आऊंगा तो मुझे दे देना। 5 लाख रुपए को देखकर मोनिका के मन में लालच से एक आइडिया आ जाता है और वो पैसों को चुराकर अपने बैग में रख लेती है। शाम को जब विक्की घर आता है तो वो मोनिका से पैसे मांगता है, लेकिन मोनिका पैसे न मिलने का ढोंग करती है और पैसों की चोरी होने का इल्जाम किंजल पर लगा देती है। मुझे तो लग रहा है इस किंजल ने ही सारे पैसे चुराए हैं। जब मैं पैसे रख रही थी तो इसने मुझे अलमारी में पैसा रखते हुए देख लिया था। नहीं विक्की जी, ये झूठ बोल रही है, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। आप चाहे तो मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। किंजल के कहने पर विक्की किंजल के कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। मोनिका जब 5 लाख रुपए अपने बैग में रख रही होती है तो उसे ये सब करते हुए परी देख लेती है। पापा, पापा, पैसे मम्मी ने नहीं चुराए हैं, पैसे इन आंटी ने अपने एक बैग में रखे थे। मैंने इन्हें बैग में पैसे रखते हुए देखा था। विक्की, ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरे बैग में कोई भी पैसा नहीं है। मैं जानता हूँ मोनिका, तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन इन लोगों को यकीन दिलाने के लिए तुम्हें अपना बैग चेक कराना होगा। विक्की जैसे ही मोनिका का बैग चेक करता है तो उसे उसके बैग में 5 लाख रुपए मिल जाते हैं और वो समझ जाता है कि मोनिका ने ही सारे पैसे चोरी किए थे। मोनिका, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने ही घर में चोरी की। मैं तुमसे इतना प्यार किया, तुम पर विश्वास किया, लेकिन तुमने मेरे विश्वास तोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया। हाँ, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हैं और वैसे भी तुम्हें ही अपनी इस काली बीवी से परेशानी थी और तुम मेरे पास आए थे, ना कि मैं तुम्हारे पास। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। मैं आज ही तुम्हारे पास तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। जिसके बाद मोनिका वहाँ से चली जाती है। विक्की को भी अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो किंजल से माफी मांगता है। किंजल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। तुमने हमेशा पत्नी होने का फर्ज निभाया, लेकिन मैंने एक बार भी पति होने का फर्ज नहीं निभाया।
हमेशा तुम्हें तुम्हारे काले रंग की वजह से नापसंद किया। तुम्हारे साथ साथ मैंने अपनी बेटी के साथ भी कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। विकी जी, आप मेरे पति हैं और एक पति अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। किंजल विक्की को माफ कर देती है और विक्की भी अब सुधर जाता है और किंजल और अपनी बेटी परी को बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहता है।